हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस के पहले 2 चैप्टर के वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आज बन रहा है 3rd चैप्टर का वीडियो। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आपका हाल कुछ ऐसा होता है तो इसका सोल्यूशन है, पहले वीडियो देखो फिर चैप्टर पढ़ो, फटाफट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं चैप्टर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आज के वीडियो में हम केवल उदारीकरण देखेंगे, बाकी 2 को अगले वीडियो में। तो उदारीकरण है क्या चीज़? हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इन पर जो रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध थे, इनको हटाना, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो 1991 में भारत में उदारीकरण की ज़रूरत क्यों हुई, इसको जानने के लिए कुछ पिक्चर्स देखो। ये पिक्चर है दिल्ली 1960 में, देख रहे हो, इसको अच्छी तरह से देखो। और ये पिक्चर है 2000 के बाद। क्या फ़र्क है? ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल, और ये ऊर्जा आती है कच्चे तेल से ज़्यादातर। और ये कच्चा तेल हम बहुत ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और इसके लिए हमें ज़रूरत है विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा खर्च करके हम ये खरीदते हैं। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? हमारी मुद्रा तो रुपी है। इसके लिए हमारी देश रखती है एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें हम जितना डॉलर कमाते हैं उसको रखते हैं ताकि इससे हम कच्चा तेल वगैरह ला सकें। तो विदेशी मुद्रा हम कमाते कैसे हैं? जो चीज़ें हम भारत से बाहर, इंडिया से बाहर ले जाकर बेचते हैं, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी में हमें पेमेंट होती है, विदेशी मुद्रा हम कमाते हैं। और जब हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं तो यही मुद्रा हमको उनको दे देना पड़ता है। तो आयात से हमारी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है और निर्यात से हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ती है। तो विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये तो आप खुद ही देख रहे हो। और अगर उल्टा होता है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, कमाना कम और इनका इंपोर्ट ज़्यादा, यानी कि खर्चे ज़्यादा, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या भुगतान है, ये पूरा गड़बड़ हो जाता है, भुगतान संतुलन। तो 1991 में एक स्थिति ऐसी आई कि देश के पास केवल 15 दिन के तेल आयात के लिए मुद्रा बचे थे। केवल 15 दिन, उसके बाद क्या होगा? आपके मन में ये सवाल आ रहा है? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से फटाफट कुछ मुद्रा क्यों नहीं खरीद लिया ताकि 15 दिन से बाद भी काम चला सके? अब सरकार विदेशी मुद्रा खरीदे कैसे? विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए धन ही नहीं था, सरकार के पास धन नहीं था। हाँ, ऐसा ही सिचुएशन था। अब सरकार का इनकम कहाँ से होता है, आय कहाँ से होता है? टैक्स से होता है, अलग अलग तरीके टैक्स से। और सरकार के खर्चे क्या होते हैं? हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो भी इतने बेरोजगार हैं, उनको सबके भलाई के लिए सामाजिक कार्य भी तो कितने होते हैं, और देश की सुरक्षा, इन सब चीज़ों में जो सरकार इनकम करती है वो सारा खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। और रही बात पहले से लिए कर्ज की, वो तो पहले ले चुके थे और वो पहले ही खर्च कर दिया, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं। तब भारत सरकार ने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास से सहायता मांगी। और इन 2 संस्थानों ने 3 क्षेत्र रखे। दीज आर द 3: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम देखेंगे उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। तो उदारीकरण के लिए 5 कदम उठाए गए। पहला कदम था औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशन या विनियमीकरण, नियम हटाना। पहले क्या था? 1991 से पहले निजी कंपनियां क्या बनाएंगी, कितना बनाएंगी, कितने कीमत में बेचेंगी, कहाँ बेचेंगी, ये सब चीज़ों के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। कंपनी खोलने के लिए भी परमिशन, बंद करने के लिए भी, कहाँ जाएंगे उसके लिए भी परमिशन, कितने प्राइस उसके लिए भी परमिशन। और बाद में क्या हुआ 1991 के बाद? ये जो 6 सेक्टर्स हैं, मैंने लाल में किए हुए हैं, ये 6 सेक्टर के अलावा जो बाकी सारे क्षेत्र थे उसमें निजी कंपनियां आराम से आ सकती थी। नो लाइसेंस, नो परमिशन, नथिंग। देखो कितना बड़ा स्टेप था ना। नंबर 2 क्या हुआ? बहुत सारी कंपनीज थी जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, वो धीरे धीरे निजी क्षेत्र में आने लगी। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। और तीसरा कदम था कि उत्पाद का कीमत सरकार नहीं निर्धारण करे, ये बाजार निर्धारण करे। अगर डिमांड है तो कीमत ज़्यादा होगी, डिमांड नहीं है तो कीमतें गिरेंगी। तो इन 3 क्षेत्रों को एक बार फिर से देख लो। तो ये था हमारा पहला कदम, जो था औद्योगिक क्षेत्र में विनियमीकरण। नेक्स्ट वन हम देखेंगे वो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या है? बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे रिजर्व बैंक के गवर्नर्स में थे। रिजर्व बैंक इन सब का देखभाल करती थी। और नंबर 2 था निजी बैंक, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, उनको तो अनुमति नहीं थी। जैसे पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इनको भी अनुमति नहीं थी। तो 1991 का पहला सिचुएशन देख लो।
और उसके बाद क्या हुआ, रिजर्व बैंक की भूमिका कंट्रोल से हटकर गाइडेंस पे चली गई, नियंत्रण से हटकर सलाहकार। ये उनको गाइड करते थे कि कैसे करना है, पर उन पर कोई प्रेशर नहीं था। नंबर 2 क्या हुआ, निजी विदेशी बैंक को आने की अनुमति मिल गई। कितने सारे खुल गए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो आज आप देखते हो प्राइवेट सेक्टर के कितने बैंक आ गए हैं। और निश्चित शर्त पूरी करने पर बैंक को शाखा खोलने के लिए भी कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। और नंबर 3 था कि बैंकों में विदेशी निवेश 74% तक परमिटेड था। साथ ही साथ विदेशी निवेश संस्था, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इनको भी भारत में आने की अनुमति मिल गई। तो देखो कितना सारा लिबरलाइजेशन हो गया, कितना कुछ खुल गया। इस सबको एक बार फिर से देख लो। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, कर व्यवस्था में सुधार या टैक्स रिफॉर्म्स। कर दो तरीके हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आते हैं व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो टैक्सेस लगती हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, किसी भी वस्तु या सेवा जो हम लेते हैं उस पर अलग अलग टैक्सेस लगती हैं। तो 1991 से पहले ये दोनों टैक्स के रेट्स बहुत ही ऊंचे थे, साथ साथ म्यूनिसिपल टैक्स का भी बहुत ऊंचा रेट था, और लोग ना टैक्स देने से अपनी आमदनी को छुपाते थे ताकि इतना टैक्स न देना पड़े। और 1991 के बाद क्या हुआ, ये सारे टैक्सेस के रेट कम कर दिए गए। सोचना ये था कि रेट कम होगा तो लोग घबराएंगे नहीं, आगे अपने आप आगे बढ़कर टैक्स देंगे। और अप्रत्यक्ष कर को इतने सारे अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे, उनको सहज बनाने के लिए एक GST कानून बनाया गया। इससे काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाइड हो गई। चौथे नंबर पे हम देखेंगे विदेशी विनिमय सुधार या फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ, आपको मैंने पहले ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के बात बताया था। अगर आपकी आमदनी कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहा है, तो आपका भुगतान असंतुलन हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता, नेगेटिव बैलेंस होता है। और 1991 में यही हो रहा था। तो इसको ठीक करने के लिए अन्य देश की मुद्रा की तुलना में रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया, अवमूल्यन। चलो इसको समझते हैं। अन्य देश की मुद्रा मतलब आप चलो डॉलर के साथ देख लो, अमेरिकन डॉलर के साथ इंडियन रुपी का कंपैरिजन। 1990 में आप अगर 17.5 रुपये में आप $1 खरीद सकते थे, पर 1991 में जब डिवैल्यूएशन हुआ, वही डॉलर का कीमत अब $22.74 बढ़ गया, यानी कि ऑलमोस्ट $7 कीमत बढ़ गया डॉलर का। तो क्या हुआ कि $1 में आपको ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, और ज़्यादा रुपए देकर हम $1 खरीद रहे हैं। तो हमारे लिए डॉलर महंगा हो रहा था, रुपी कम हो रहा था। इससे क्या हुआ कि निर्यातें सस्ती हो गई। विदेश के लोगों ने देखा, अरे इंडियन रुपी तो बड़ी सस्ती हो गई है, यहाँ से ज़्यादा इंडिया से खरीदो। तो हम बहुत सारे एक्सपोर्ट करने लगे। जितना एक्सपोर्ट करने लगे उतने हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आने लगी। तो ये तो एक अच्छा कदम था। और दूसरा कदम था कि हमारे जो इम्पोर्ट के लिए, आयात के लिए हमें जो डॉलर देना पड़ता था, अब डॉलर इतनी महंगी हो गई तो लोग थोड़ा झिझकते थे बाहर से चीज़ लाने में, तो बाहर से कम चीज़ें खरीद रहे थे। तो इसमें विदेशी मुद्रा में बचत भी हो रही थी। तो अवमूल्यन से दो चीज़ें हुई, विदेशी मुद्रा आगमन में सुविधा हुई और हमारे संचय बढ़ा क्योंकि हम खर्चे कम करने लगे। तो और तीसरा चीज़ ये था कि रुपए के मूल्य का निर्धारण से सरकारी नियंत्रण हटा। पहले तो सरकार बताती थी $1 पे हम कितने रुपए देंगे, अब ये मूल्य बाजार करती है कि $1 में कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे। ये विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। वैसे आज की तारीख पे डॉलर कितने रुपए में मिलता है जानते हो क्या? नहीं जानते? 83 रुपीज़ आज के तारीख में 2022 दिसंबर में। वो 1991 में कितना था? 25 रुपये 92 पैसे। तो रुपये का कीमत प्रोग्रेसिवली डीवैल्यूड होता जा रहा है। चौथे नंबर पे हम देखेंगे विदेशी विनिमय सुधार, जिसमें ये सारी चीज़ें हमने अभी देख ली है। अब चलो 5वीं नंबर की तरफ चलते हैं, व्यापार नीति में सुधार, ट्रेड में कैसे इंप्रूवमेंट हुई। 1991 से पहले ना सरकार की नज़र थी कि हमारी जो इंडिया में कंपनीज हैं उनको हम कैसे बचा के रखें, और इसके लिए हम बाहर से चीज़ें बहुत कम लाते थे। उसकी लिमिट्स भी थी, परिमाण एक लिमिटेड क्वांटिटी में लाते थे और उस पर खूब टैक्स लगाते थे ताकि लोग वो चीज़ें लेने को पसंद न करें। तो इससे हमारी देश की उद्योगें तो सुरक्षित थी, लेकिन प्रॉब्लम थी कि गुणवत्ता नहीं बढ़ रही थी और प्रतिस्पर्धा क्षमता भी हमारी कम होती जा रही थी, सीमित थी। तो इसके लिए जो चेंज किए गए 1991 के पश्चात, हानिकारक और पर्यावरण के लिए जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, एनवायरनमेंटली सेंसिटिव चीज़ें, इनके अलावा बाकी जितनी चीज़ें थी उन पर इंपोर्ट ड्यूटी से इंपोर्ट टैक्स ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब विदेश से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में आने लगी, वो भी एक जायज़ कीमत पर, ताकि हम आराम से खरीद सकें। और दूसरा चीज़ क्या था?
कृषि पदार्थ और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ, ये देखो इनको, इन पर से जो लिमिटेड क्वांटिटी थी कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, वो क्वांटिटी हटा दी गई। अब ये फ्रीली मार्केट में ये सारी चीज़ें मिलने लगी। आप किसी भी दुकान में जाओ, आप तो खुद ही देखते हो ये सारी चीज़ें। और तीसरी नंबर पे भारतीय उत्पाद की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, बाहर से हमारे देश से जो चीज़ें बाहर जाती हैं उसकी प्राइस में उसको ठीक करने के लिए एक्सपोर्ट टैक्स से मुक्त कर दिया गया। तो विदेश में अगर जो चीज़ $1 में बिक रही है, हम भी उसे $1 में बेच सकते हैं, तो फिर उससे हमारी चीज़ें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाती हैं। आज कितनी सारी भारतीय ब्रांड विदेश में बिक रही हैं, देखो। तो व्यापार नीति के सुधार भी एक बार फिर से देख लो। तो उदारीकरण के हमने 5 पिलर्स देखे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, वीडियो देखो और ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखो। एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।